नमस्कार साथियों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का आज हम लोग नोटिफिकेशन से सीधे नोटिफिकेशन से सिलेबस के बारे में आपको समझाने वाले हैं। ये जो सिलेबस है ये हमने अभी इसमें कोई भी चेंज नहीं करा है। ये सिलेबस आपके लिए हम सीधे नोटिफिकेशन से लेकर आ रहे हैं और नोटिफिकेशन से ही हम आपको सिलेबस समझाने वाले हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उनमें उन सब्जेक्ट्स में भी कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो आने वाले हैं। तो सब्जेक्ट में तो आप लोग जानते ही हैं कि आपका एक जो सब्जेक्ट रहता है मेन आपका जीएस यानी कि जीके जीएस वाला पार्ट, दूसरा जो सब्जेक्ट आपका रहता है मैथ्स का, तीसरा आपका रहता है रीजनिंग और चौथा जो सब्जेक्ट आपका रहता है वो साथियों रहता है हिंदी का सब्जेक्ट। लेकिन इन 4 सेक्शन में भी जो अंदर के जो चैप्टर हैं यानी कि जो चैप्टर्स आपके आने वाले हैं उनको हम लोग समझेंगे और उन्हीं के थ्रू हम लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे, जिससे कि तैयारी हमारी उसी पैटर्न पर हो पाए जिस पैटर्न पर हमसे चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है भाई, तो आइए देख लेते हैं कि क्या सिलेबस रहने वाला है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम यानी लिखित परीक्षा जो आपकी होने वाली है उसका सिलेबस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के सिलेबस की यानी कि जनरल नॉलेज के। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे आपको ये सीधे नोटिफिकेशन से ही हम समझ लेते हैं। ठीक है भाई, तो पहला यहाँ पे उन्होंने बताया है सामान्य विज्ञान। इसका मतलब साथियों जनरल साइंस को ये टच करने वाले हैं, जनरल साइंस से भी क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा है भारत का इतिहास, हिस्ट्री भी आपकी इंपॉर्टेंट हो गई। फिर भारतीय संविधान आपकी पॉलिटी हो गई। ठीक है भाई, भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स की बात करी है इन्होंने यहाँ पर। ठीक है भाई, संस्कृति यानी कि संस्कृति का मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका आर्ट एंड कल्चर से। ठीक है भाई, आर्ट का मतलब होता है कला और कल्चर का मतलब संस्कृति। तो भारत की जो संस्कृति है उससे भी सवाल बनने वाले हैं। आगे बात करें भारतीय कृषि, तो भारतीय कृषि से भी सवाल बनेंगे। अब इनमें भी जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका थोड़ा यूपी का पोर्शन ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि ये यूपी की परीक्षा है तो यूपी का इसमें ज़्यादा हाईलाइट किया जाएगा। लेकिन आएंगी चीज़ें ओवरऑल आपके भारत से, क्योंकि यहाँ नहीं लिखा है कि यूपी से पूछेंगे, लेकिन ये चीज़ों को अगर प्रीवियस पैटर्न को देखें तो ये यूपी से ज़्यादा चीज़ें पूछ लेते हैं। ठीक है भाई, हाँ। तो आगे देखेंगे वाणिज्यिक एवं व्यापार यानी कि आपसे व्यापार भी पूछेंगे, जनसंख्या से संबंधित प्रश्न आएंगे, पर्यावरण एवं नगरीकरण से भी संबंधित प्रश्न आएंगे। ठीक है भाई, इन्वायरमेंट से भी प्रश्न आपके बनने वाले हैं। आगे इन्होंने बताया है भारत का भूगोल, आपसे भारत का भूगोल पूछेंगे यानी कि भारत से आपसे भूगोल में क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं। आपसे पर्वत पूछ सकते हैं, आपसे दर्रे पूछ सकते हैं, आपसे जो दूरियां पूछ सकते हैं, भारत के आसपास के जो कंट्री हैं उनसे डिस्टेंस पूछ सकते हैं। ये पूछ सकते हैं कि सीमा साझा करने वाले कौन कौन से देश यानी कि भूगोल को टच करने वाले हैं। ठीक है भाई, विश्व का भूगोल आपसे पूछेंगे, प्राकृतिक संसाधन पूछेंगे। ठीक है, यानी कि प्रकृति से हमें कौन कौन से संसाधन मिलते हैं, प्राकृतिक संसाधन से संबंधित चीज़ें। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, अब देखो बात आ गई, यहाँ पर इन्होंने स्पेशली कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा। तो इसमें करंट को टच करेंगे कि शिक्षा पर उन्होंने योगी जी ने क्या क्या काम किया है, उत्तर प्रदेश में किस तरीके की शिक्षा नीति है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो शिक्षा पे, यानी कि वो करंट से रिलेटेड कहीं ना कहीं यूपी स्पेशल की बात हो जाएगी। उन्होंने बताया उत्तर प्रदेश की शिक्षा और उत्तर प्रदेश की संस्कृति के बारे में, यानी स्पेशल उत्तर प्रदेश का कल्चर बिल्कुल स्पेशल है, ये स्पेशल पूछा जाएगा। आगे इन्होंने बताया है और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, यानी कि आपसे जो उत्तर प्रदेश में सामाजिक प्रथाएं हैं, जो प्रथाएं हमारी चलन में हैं, उन प्रथाओं से संबंधित भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में या पूरे उत्तर प्रदेश में मिलाकर जो प्रथाएं चल रही हैं, ठीक है, जो हाँ उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है भाई, विशिष्ट जानकारी चाहिए, यानी कि आपको जानकारी चाहिए अच्छी विशेष। ठीक है भाई, हाँ। उत्तर प्रदेश में राजस्व, अब आपको ये देखो उत्तर प्रदेश में राजस्व से संबंधित भी बातें आ गई। ठीक है भाई, हाँ। आगे इन्होंने बताया है पुलिस, अब उत्तर प्रदेश में राजस्व और प्लस पुलिस, अब यहाँ देखो पुलिस से भी संबंधित वो आपसे जानकारी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस किस तरीके से काम करती है, इससे भी संबंधित उन्हें जानकारी आपसे वो पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, आगे इन्होंने बताया सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि प्रशासन कैसा चलता है, उत्तर प्रदेश का प्रशासन किस तरीके से चलता है, इस पर भी वो सवाल आपसे पूछेंगे। ठीक है भाई,
इस पर भी वो आपसे सवाल पूछेंगे। मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी पर भी सवाल आपके बनेंगे कि भारत की आंतरिक सुरक्षा किन किन बातों पर डिपेंड करती है, आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान किए जाते हैं, क्या क्या तत्काल प्रावधान हैं, ठीक है भाई, वो सारी चीज़ें। तथा आतंकवाद, आतंकवाद पर भी ये सवाल पूछेंगे कि आतंकवाद को लेकर क्या क्या हमारे महत्वपूर्ण कदम रहे, करंट में रहे, उससे पहले के भी पूछ सकते हैं, ठीक है भाई, करंट इसमें स्पेशल पूछ सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, देखो आ गया है भारत और उनके पड़ोसी देशों, भारत और उनके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, यानी कि अब ये इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करेंगे कि भारत और उसके जो आसपास के नेबर कंट्री हैं उनसे भारत के कैसे संबंध हैं, तो उनसे भी संबंधित आपके सवाल बनेंगे, यानी कि आपकी इंटरनेशनल लेवल तक की भी बात यहाँ पर पूछी जाएगी इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। आगे अगर हम बात करें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिकी विशेष, यानी कि यहाँ पर ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की समसामयिकी विशेष में, यानी कि आपके लेटेस्ट मुद्दों को कवर करने वाले ये, यानी कि करंट अफेयर से रिलेटेड, ठीक है भाई। हाँ, आगे अगर हम बात कर लें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी कि देखो इन्होंने ये टॉपिक हाईलाइट कर दिए हैं, अलग से दे दिए हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल जो आपके संगठन हैं, ठीक है भाई, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, यानी कि जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल संगठन हैं, जैसे सार्क हो गया आपका, ठीक है भाई, हाँ, आपके जितने जैसे G20 आपका हो गया, G7 हो गया, तो ये इंटरनेशनल जो संगठन है इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है भाई। आगे देखते हैं विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, ठीक है, ये विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव हो गया। आगे इन्होंने बताया साइबर क्राइम, ये आप जानते ही होंगे साइबर क्राइम क्या होता है। साइबर क्राइम यानी कि क्राइम से रिलेटेड जो है, यानी कि जो आपके सिक्योरिटी और क्राइम को देखते हुए, यानी कि जो भी आपके क्राइम होते हैं उनमें जो एक तरीके से उस तरीके से इंटरनेट पे जो क्राइम होते हैं उस तरीके के क्राइम को हम लोग साइबर क्राइम कह देते हैं, तो उनसे रिलेटेड जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे अगर हम बात करें वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि यहाँ पर ये GST से रिलेटेड की बात हो रही है, ठीक है। आगे अगर बात करें पुरस्कार और सम्मान की बात हो गई, पुरस्कार और सम्मान, तो पुरस्कार भी और सम्मान भी आपको समझ के चलना है, ठीक है भाई। हाँ, ये डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि करंट में किसे क्या क्या पुरस्कार दिए गए, कौन कौन को पुरस्कार किसे दिए गए, ठीक है। आगे अगर हम बात करें राजधानी, विशेष इंपॉर्टेंट हो गई हैं राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, आपसे इंपॉर्टेंट डेज भी पूछे जाने वाले हैं। अनुसंधान एवं उनके खोज, अनुसंधान उनकी खोज कब हुई, खोजकर्ता, सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। पुस्तक और उनके लेखक, यानी कि आपके बुक्स और ऑथर को भी इंपॉर्टेंट, यानी एक तरीके से ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है स्टैटिक का पार्ट हो गया। किसका पार्ट हो गया? स्टैटिक का। लेकिन स्टैटिक के पार्ट में भी कुछ निश्चित टॉपिक हैं जो इन्होंने लिख दिए हैं, इन्हीं को हमें पहले कवर करना है। अगर आप सोचें कि हम पूरे सिलेबस को जीएस को करते रहेंगे तो भाई अदर चीज़ों को तुम ना करो। क्यों? क्योंकि पहले हम उनको करेंगे जो इन्होंने हमें सिलेबस में दिया है। इसीलिए इस सिलेबस को हम डिटेल में आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है। अगर आप बिल्कुल सिलेबस टू सिलेबस चलोगे, आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को पढ़ोगे, तभी आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। क्योंकि परीक्षा आपकी बहुत नज़दीक है, आपकी सोच से भी ज़्यादा नज़दीक है। अगर आप थोड़ा भी लेट हो जाते हो, थोड़ा भी सोचने में भी समय लगा देते हो, तो आप ये देख पाओगे कि आप सोचते ही रह जाओगे और परीक्षा की डेट आ गई। डेट तो आई गई, मान लो आपकी परीक्षा ही आ गई, ठीक है भाई। हाँ, अब आप देखें आगे क्या है, सोशल मीडिया एवं आपका कम्युनिकेशन। तो ये सोशल मीडिया के बारे में भी कुछ जो नए जैसे मान लो ऐप वगैरह लॉन्च होते हैं, है ना। जैसे मान लो कोई मुख्यमंत्री ने किसी ने ऐप कोई लॉन्च करवाया, कोई राष्ट्र हित के लिए कोई ऐप लॉन्च हुआ है, कुछ चीज़ें जो सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चलती हैं उनसे इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो यहाँ पर आपको पढ़नी पड़ेंगी, उनसे भी सवाल आपके बन सकते हैं। इन सारी चीज़ों की आप लोग चिंता नहीं करेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल का बहुत जल्द हम लोग फ्री में YouTube पे पूरा कंप्लीट कोर्स लेकर आने वाले हैं। तो जो जो टॉपिक यहाँ आपके दिख रहे हैं, इन सभी टॉपिक को बिल्कुल आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा और यहीं से सीधे सीधे टॉपिक उठाए जाएंगे। जितने टॉपिक सिलेबस में बताए गए हैं हम बिल्कुल इन्हीं टॉपिक को पहले करवाएंगे और इन्हीं टॉपिक से आपके 100% क्वेश्चन बनेंगे। जैसे इसमें इन्होंने दिया है कि सामान्य विज्ञान, तो आपको सामान्य विज्ञान पूरी कराई जाएगी। इन्होंने बताया इतिहास, तो इतिहास कराएंगे। इन्होंने मान लो बता दिया है क्या कि
उत्तर प्रदेश में राजस्व एवं पुलिस, तो इस टॉपिक को भी कराएंगे और बिल्कुल आपको ये हेडिंग डलवा डलवा के बातें बताएंगे कि ये देखो यहाँ से टॉपिक उठाया हमने और ये आपको पूरा समझा दिया, यानी आपको सारी चीज़ें क्लियर करवा दी जाएंगी, उसकी आपको कतई भी चिंता नहीं करनी है। ठीक है भाई, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, अपना आपस प्यार बनाए रखें, वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने ना किया वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करते रहें। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या सिलेबस में रहने वाला है। ठीक है भाई, हाँ ये तो आपका जीएस के सिलेबस की बात हो गई। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि आपके हिंदी का सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि हिंदी में भी आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, पर वो सब कुछ पढ़ना है जो आपका पेपर में आपके पूछा जाने वाला है। तो क्या पूछा जाने वाला है ये अभी आप देख पाएंगे कि सर ये वाली चीज़ें पूछी जाएंगी। तो वो चीज़ें कौन कौन सी हैं आप देख सकते हैं। सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी का सिलेबस क्या है तो देख सकते हैं, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में। अब देखो हिंदी, सामान्य हिंदी में हिंदी भी पूछी जाएगी, हिंदी भाषा से संबंधित, और कुछ अन्य भाषाएं भी यहाँ पर पूछी जाने वाली हैं, ये यहाँ पर दिया गया है पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ बताई गई है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान होना चाहिए, ऐसा नहीं बहुत विशेष ज्ञान नहीं, मौलिक ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है भाई, हाँ आगे इन्होंने कहा हिंदी वर्णमाला का ज्ञान आपको होना चाहिए। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान के अंदर ही ये हिंदी वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। तद्भव तत्सम आपको पढ़ने पड़ेंगे भाई। ये टॉपिक आपको सब कवर कराए जाएंगे यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में, आपको एक एक टॉपिक कराया जाएगा, यहीं से टॉपिक उठाया जाएगा और आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक उठाया फिर कंप्लीट करा दिया गया। तो आप देखेंगे कि सिलेबस आप अपने एक साइड अपने दीवार में चिपका के रखें और यहाँ से वीडियो आप कवर करते चले जाएं, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस टिक लगाते चले जाएं, ये कंप्लीट ये कंप्लीट ये कंप्लीट, और पेपर देने जाएंगे तब तक सब कंप्लीट और आपका पेपर भी कंप्लीट। ठीक है भाई, हाँ आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द यानी कि हाँ समरूपी, भिन्नात्मक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, आप लोग जानते हैं। लिंग वचन कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, यानी कि सब चीज़ें पूछी जाने वाली हैं। विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि। ये तो इतना आपका पार्ट हो गया किसका, व्याकरण का। अब आगे इन्होंने बताया है अपठित बोध, किसका भाई, अपठित बोध, यानी कि अपठित बोध यानी कि आपको एक पैराग्राफ भी दिया जाएगा। ठीक है भाई, हाँ आगे इन्होंने बताया है प्रसिद्ध कवि। अब इन्होंने फेमस आपसे कवि भी पूछेंगे, ये प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, इंपॉर्टेंट लेखक पूछेंगे और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट रचनाएं भी पूछने वाले हैं। आगे हिंदी भाषा में पुरस्कार ये पूछेंगे, हिंदी भाषा में जिन्हें जिन्हें साहित्य में जिन्हें पुरस्कार मिले तो वो पुरस्कार पूछे जाएंगे। आगे है विविध, अब आपसे कुछ विविध वाली जानकारी भी ये पूछ लेंगे, यानी कि जो जनरल हिंदी सामान्य हिंदी में कुछ विशेष जानकारी हो जाती है वो पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, हाँ ये आपका हिंदी का सिलेबस हो गया, इसका एक एक आपको टॉपिक कराया जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। और अभी हम बहुत जल्द इन सभी टॉपिक की, चाहे वो आपके जीएस हो, चाहे वो आपकी हिंदी हो, चाहे वो आपकी गणित हो, चाहे वो आपकी रीजनिंग हो, सब की हम विशेष रूप से एक एक मैराथन लाएंगे जिसमें हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर कंप्लीट करा देंगे एक साथ, जिससे आप देख सकेंगे कि पहले प्रीवियस ईयर कर लो एक बार और इससे अनुभव कर लो कि पेपर में पहले क्या पूछा गया था, और फिर लग जाओ अपनी तैयारी में जोर शोर से, बिल्कुल तैनात हो जाओ, है ना भाई। हाँ अगर आप पुलिस वाले बनना चाहते हैं, अगर आप पुलिसमैन पुलिस वुमेन बनना चाहते हैं तो आपको आज से ही बनना होगा, है ना भाई, बाद के लिए नहीं, आप आज से ही बन जाओ, उतना काम आप आज ही से करने लगो। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, ये तो आपका हो गया हिंदी का सिलेबस। अब हम अगर बात कर लें हिंदी के बाद गणित के सिलेबस की, तो गणित के सिलेबस को भी भाई समझ लो कि क्या कह रहा है गणित का सिलेबस। ध्यान से सुनेंगे भाई, गणित को भी इंपॉर्टेंट है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। देखो एक बात साथियों हम आपको बता ही दे रहे हैं कि गणित के सिलेबस में कुछ रीजनिंग का पार्ट भी इंक्लूड है, लेकिन वो रीजनिंग का पार्ट है तो उसको भी कराया जाएगा। इसीलिए इन्होंने तो ये तो गणित और रीजनिंग को ये 37-38 करके बांट देते हैं कि 37 गणित में, 38 रीजनिंग में, 38 गणित में, 37 रीजनिंग में, लेकिन आप ये मान के चलेंगे कि रीजनिंग के सर 55 से 57 क्वेश्चन के बीच में तक आते हैं और गणित
गणित के वहीं 18 से 20 क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि गणित के उतने ही टॉपिक हैं, बाकी टॉपिक इन्होंने दिए गणित में, लेकिन वो गणित में नहीं, वो रीजनिंग में है। आप देख सकते हैं संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, ये यहाँ पर रीजनिंग का टर्म हो जाएगा। अब देखना, एक चैप्टर आपका जो है, सबसे पहला आपका जो चैप्टर रहेगा नंबर सिस्टम, सबसे बेसिक चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, जहां आपको नंबर्स का पहले ज्ञान कराया जाएगा कि नंबर्स क्या होते हैं, देन उसके बाद आगे की बातें होंगी। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। अगला चैप्टर है डेसिमल एंड फ्रैक्शन, यानी दशमलव और भिन्न, फ्रैक्शन से रिलेटेड चैप्टर है। दूसरा अपना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी आप लोग इसको एलसीएम एचसीएफ के नाम से जानते हैं, महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक। नेक्स्ट आपका चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आप लोग साथियों जानते हैं अनुपात और समानुपात, तो ये हो गया अनुपात और समानुपात। इसके बाद अगला नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो अदर चैप्टर में भी काम देता है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर आपका है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ये भी साथियों आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। कौन सा? लाभ और हानि। नेक्स्ट चैप्टर आपका है डिस्काउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं छूट, ये भी अपना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कौन सा? छूट। आगे अगर हम बात करें साधारण ब्याज, जिसको हम लोग एसआई बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट चैप्टर आपका है चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये पहले साधारण ब्याज आपको सिखाया जाएगा, फिर आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी सिखाया जाएगा। नेक्स्ट आपका है पार्टनरशिप, यानी कि भागीदारी, ये भी आपको इसी में सिखाया जाएगा। आगे एवरेज, औसत, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, इन चैप्टर्स की लिस्ट बना के अपने घर की, जिस भी आप रूम में स्टडी करते हैं, दीवार पे चिपका लें। अगर आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं तो वहाँ आप चिपका लें, मैथ्स का, रीजनिंग का, हिंदी का, जीएस का, और एक एक टॉपिक को पढ़ते जाएं, टिक लगाते जाएं, एक एक टॉपिक को पढ़ते जाएं, टिक लगाते जाएं। क्योंकि जब आप इस तरीके से कवर करेंगे चैप्टर्स को, तो आप भी मोटिवेट रहेंगे और आप ये चीज़ें जल्दी आसानी से कर भी पाएंगे। नहीं तो आपने क्या पढ़ लिया, क्या नहीं पढ़ा, क्या भूले, क्या नहीं भूले, सब ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप टिक लगाते रहेंगे तो आप रोज उनको देखेंगे, ये हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो उन चैप्टर्स की याद आप बार बार करेंगे। ठीक है भाई? हाँ। तो आगे अगर हम बात करें समय और दूरी की, और उसके बाद यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ, यानी कि सारणी और ग्राफ से रिलेटेड भी आपके सवाल यहाँ पर बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मेंसुरेशन, ये भी पूछा जाता है। अर्थमेटिकल कंप्यूटेशंस पूछे जाते हैं। ठीक है? एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस। ठीक है? यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंक गणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य। ठीक है? हाँ, ये भी आपका अर्थमेटिकल, एक तरीके से कह दो कि अर्थमेटिकल थोड़ी चीज़ें हो जाती हैं, कभी कभी रीजनिंग से रिलेटेड आ जाती हैं, अर्थमेटिकल रीजनिंग से। आगे अगर हम बात करें मिसलेनियस, अब विविध में कुछ सवाल बन जाते हैं इन्हीं से मिलाकर, है ना, वो विविध हो जाता है। ठीक है? आगे अगर हम बात कर लें भाई किसकी? मानसिक योग्यता की। अब आप बात करें मानसिक योग्यता की, तो इतने चैप्टर्स ये आपके हो गए किसके? ये चैप्टर्स भाई हो गए आपके गणित के। अब अगर 18 से 20 सवाल आपके गणित में बनते हैं, तो ये मान के चलो कि अगर यहाँ 20 चैप्टर हमने बताए हैं, अगर ये 20 चैप्टर हमने बताए हैं, तो हर चैप्टर से आप मान के चलो एक सवाल बन जाता है। नहीं, कभी कभी किसी चैप्टर से 2 सवाल बन गए, किसी से कोई भी नहीं बना, इस तरीके से बन जाता है। ठीक है भाई? हाँ। अब अगर हम बात कर लें आगे मानसिक योग्यता की, जिसको इन्होंने शामिल तो गणित में ही किया है, लेकिन ये एक्चुअल में है आपका रीजनिंग का। क्यों? क्योंकि अब आप लोग जान जाएंगे लॉजिकल डायग्राम, तार्किक आरेख, जिसको तुम लोग वेन आरेख कहते हो, इसका बस हम अलग से लाएंगे लिख के। ठीक है? उसको आपको समझाएंगे, तब आप और अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ की लैंग्वेज में एक बार और समझा देते हैं। ठीक है? हाँ। इसके बाद सिंबल्स रिलेशनशिप, प्रतीक चिन्हों, संकेत चिन्हों के बीच संबंध, विश्लेषण। ठीक है? हाँ। परसेप्शन, यानी कि परसेप्शन टेस्ट, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, इनको आप लोग नहीं समझते, हम इनको लिख के लाएंगे, आप समझ जाएंगे ये क्या होते हैं। आप कहेंगे सर ये तो हमारी चैप्टर बुक में ही नहीं है। भाई ये सब बुक में है, पर नाम दूसरे हैं। उन नाम की लिस्ट हम आपके पास लाएंगे और उनको दिखाएंगे, तो उनको आप एक बार देख लेना और उनको फिर नोट कर लेना। यहाँ से आप बस समझ लो जिनको आप जितना समझ पाओ। ठीक है? हाँ। हम आपको समझाते भी चलेंगे कि कौन कौन से किस किस चैप्टर से रिलेटेड हैं। जैसे कह रहा वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन शब्द गठित वाला होता है, जिसमें आपको ये कहा जाएगा एक
शब्द दिया है, इनमें आपको इनको शब्द गठन करना है। फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? रचना या गठन करना, और उसका परीक्षण करना। ठीक है भाई। आगे कह रहा है लेटर एंड नंबर सीरीज, अक्षर और संख्या श्रृंखला आप लोग जानते ही होंगे। वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी, सादृश्यता से संबंध सवाल, शब्द और वर्णमाला से आंशिक समरूपता या सादृश्यता बोलते हैं। आगे कॉमन सेंस टेस्ट, बिल्कुल व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, कॉमन सेंस टेस्ट भी होता है आपका यहाँ पे, CST जिसको बोलते हैं। तो CST के भी सवाल आपको लाएंगे जो आपके कॉमन सेंस की क्षमता को भी बिल्ड करेगा। नहीं, पता चलता है कुछ लड़कियों में और कुछ लड़कों में विशेषकर होता है कि कॉमन सेंस ही नहीं होता है ना। हाँ, तो उन्हें चीज़ें आती नहीं है ना, कुछ भी उन्हें सिखाओ उनके अंदर कॉमन सेंस ही नहीं है। तो यूपी पुलिस के लिए स्पेशली आपके अंदर कॉमन सेंस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ रीजनिंग वो रीजनिंग नहीं है जो आप SSC में देखते हैं। यहाँ रीजनिंग का एक भंडार है, और वो उस भंडार में आप तभी चीज़ों को कवर कर पाओगे जब आपके अंदर क्या होगा? कॉमन सेंस होगा। तो वो रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई। हाँ, आगे देखते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट, यानी कि दिशा दूरी परीक्षण। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, यानी कि आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण। आगे बढ़ते हैं भाई। फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट, प्रभावी तर्क, यानी कि ये तर्क से संबंधित कथन और तर्क, यानी स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट भी बोलते हैं। डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना, बिल्कुल ये भी उसी से रिलेटेड बातें हो गई। इनमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारे टॉपिक आपको कवर कराए जाएंगे, और इनकी हम आपको एक सीधे सिंपल भाषा में इनके नाम लिख के लाएंगे, तो आप उनको समझ लेना और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी भी कराई जाएगी। ठीक है भाई। अब देख लेते हैं जो इन्होंने प्योर रीजनिंग का सिलेबस दिया है। एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा सिलेबस हो जाता है रीजनिंग का। इस परीक्षा में रीजनिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो अच्छा खासा हो जाएगा। हम अभी आपके लिए एक स्ट्रेटजी की भी वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप कम समय में कैसे एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। उसमें हम आपको बताएंगे कि रीजनिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, किन किन आप टॉपिक को और किन किन आप सेक्शंस को पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हो, है ना भाई। नहीं तो इतने कम समय में चीज़ों को कवर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। तो अगर आपने सही रणनीति नहीं अपनाई तो आपके लिए चीज़ें कठिन हो जाएंगी, इसलिए आपको रणनीति सही अपनानी पड़ेगी। तो फिलहाल समझ लेते हैं मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि और तार्किक क्षमता, प्योर रीजनिंग। क्या मानसिक अभिरुचि की बात कर लें, मेंटल एप्टीट्यूड की, तो देख सकते हो आप निम्नलिखित के दृष्टिकोण। सबसे पहला चैप्टर पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे जनहित क्या होता है। अरे भाई नहीं जानते, हमें पता है, क्योंकि ना तो अगर आपने अभी तक कहीं पढ़ा है तो ना तो आपको कहीं पढ़ाया गया होगा, और ना ही अभी आज तक आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें अब आप लोगों को कवर कराई जाएंगी कि पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेसी क्या होती है, जिसको हम लोग जनहित को शॉर्ट में जहिया बोल देते हैं। तो जहिया क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी यहाँ रीजनिंग में। ठीक है। आगे देखते हैं भाई लॉ एंड ऑर्डर, कानून और शांति व्यवस्था। ये भी आपका एक चैप्टर है जो मेंटल एप्टीट्यूड में पूछा जाएगा, है ना भाई। कम्युनल हार्मोनी, सांप्रदायिक सद्भाव, यानी कि अलग अलग संप्रदाय के लोग जो भारत में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, उनके बीच कैसे सामंजस्य बैठाया जाए, उसको बोलते हैं सांप्रदायिक सद्भाव। तो उन सारे टॉपिक्स पे भी सवाल बनते हैं ना, ये सब पढ़ाए जाएंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्राइम कंट्रोल, अपराध नियंत्रण, अपराधों का कैसे नियंत्रण किया जाए, इस पर आपकी राय ली जाएगी। ठीक है भाई। हाँ, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, विधि कानून किस तरीके से काम करता है, ये भी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। एबिलिटी ऑफ अडेप्टेबिलिटी, अनुकूलन की क्षमता, ये भी आपका एक चैप्टर बनता है। प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, जिसमें बेसिक लेवल की व्यवसायिक सूचना भी आपसे पूछी जाएगी कि व्यवसाय के बारे में आपकी क्या जानकारी है। पुलिस सिस्टम साथियों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पुलिस प्रणाली, कि भारत में पुलिस प्रणाली किस तरीके से काम करती है, ये सारी चीज़ें आपको कवर कराई जाएंगी। डोंट वरी और बी हैप्पी, है ना भाई। हाँ, आगे देखते हैं कानून व्यवस्था बताया गया है, व्यवसाय के प्रति रुचि। हाँ, समकालीन पुलिस मुद्दे, कुछ इस समय मान लो तत्कालीन समय में कुछ पुलिस के मुद्दे चल रहे हैं, या फिर कुछ पहले के भी पुलिस के मुद्दे रहे हैं, है ना भाई। हाँ, तो उनको भी हाईलाइट कर दिया जाता है, उनसे भी कभी कभी सवाल बन जाते हैं, है ना। हाँ, आगे अगर हम बात करें मानसिक दृढ़ता, बिल्कुल, यानी कि मेंटल टफनेस, आपसे ऐसे भी सवाल पूछे जाएंगे। सेंसिबिलिटी टुवार्ड माइनॉरिटीज एंड
है अंडर प्रिविलेज्ड यानी कि अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, यानी कि एक तरीके से कह दो तो माइनॉरिटीज के बीच संवेदनशीलता। ये चैप्टर्स आपका ऐसा बनेगा कि जो माइनॉरिटीज वाले लोग हैं, भारत में ऐसी बहुत सारे आपके जन समुदाय हैं जो माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी में कैसे, जैसे आप एक तरीके से कह दो कि जैनिज्म हो गए, जैन हो गए, बुद्ध हो गए, जो भारत में अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो जो माइनॉरिटी में हैं, अल्पसंख्यक रूप में हैं, उनके लिए संवेदनशीलता किस तरीके से दिखाई जानी चाहिए, इस पर भी आपके सवाल बनते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो आगे आप देख सकते हैं लैंगिक संवेदनशीलता। लैंगिक संवेदनशीलता का मतलब जेंडर से रिलेटेड, जैसे मेल फीमेल का भेदभाव करा जाता है और जेंडर है मान लो उनका भेदभाव, तो वो भेदभाव नहीं, उनमें संवेदनशीलता, जो यानी कि माइनॉरिटी में है उनके भी संवेदनशीलता। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी और बिल्कुल आपको लगता भी नहीं होगा कि ये सब रीजनिंग में है, लेकिन भाई ये सब रीजनिंग का सिलेबस ही है, तो डोंट वरी, सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ देते हैं कि आगे भी कुछ बचा क्या है, लगता तो नहीं है लेकिन बचा होगा जरूर कुछ ना कुछ, क्योंकि रीजनिंग में इतना उन्होंने सिलेबस दे ही दिया है तो बिल्कुल बचा होगा। अभी बचे हैं कुछ चीज़ें, है ना भाई। तो देख लेते हैं एक बार सिलेबस को। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर ये सिलेबस है या बस यही पढ़ना था, ये नहीं पढ़ना, ये तो टॉपिक है, पढ़ना तो भी इसके टॉपिक के अंदर की बातें हैं ना भाई। हाँ, आगे देख लो आगे क्या कह रहा है। बिल्कुल, अब देखिए ये बात आ गई आपकी बुद्धि लब्धि की, IQ। नाम से ही पता चल जाएगा कि IQ अगर आपका फेल है तो आपकी भी कहानी फेल है, तो IQ का यूज होगा अब आपके। ठीक है, हाँ, उसमें क्या है आपको दिया गया, रिलेशनशिप एनालॉजी टेस्ट, संबंध एवं आंशिक समानता। अब नहीं समझ पा रहे होंगे लेकिन साफ साफ कहा गया एनालॉजी और संबंध कह दिया सीधे सीधे ब्लड रिलेशन, है ना। हाँ, रक्त संबंध जिसको आप लोग कह देते हैं। परीक्षा स्पोर्टिंग ऑफ द डिस्क्रिम, आसमान को चिन्हित करना, ये भी आपको ऑड एंड आउट हो जाता है आपका। टेस्ट सीरीज श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग, ये जान गए होगे भाई। हाँ सर ये जान गए। लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा ज्ञान परीक्षण, ये वहाँ भी था यहाँ भी है लेकिन वो वही है, इसका मतलब दो सवाल बन जाते हैं इसके भाई। ब्लड रिलेशन देखो दे दिया इन्होंने। प्रॉब्लम बेस्ड इन अल्फाबेट, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, टाइम एंड सीक्वेंस टेस्ट, वेन डायग्राम चार्ट, बिल्कुल भाई वेन डायग्राम, वेन आरेख और चार्ट दृष्ट परीक्षण, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, गणितीय संक्रियाएं जिसे कह देते हैं, योग्यता परीक्षण, अरेंजिंग इन ऑर्डर, क्रम में व्यवस्थित करना, यानी कि ऑर्डर जिसमें आपका सिटिंग अरेंजमेंट भी आ जाता है, आपका रैंकिंग भी आ जाता है। ठीक है भाई, ये सारे चैप्टर्स हो जाते हैं। आगे बढ़ चलते हैं, अभी कुछ और चैप्टर्स बचे हैं। अरे भाई तसल्ली रखो, बहुत चीज़ें हैं अभी, है ना भाई, और ये सब पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग का आप लोग जानते हैं 1/3 वेटेज है आपके पेपर में, और यही एक ऐसी है जो आपकी जो नैया है वो पार लगाएगी रीजनिंग। हाँ, तो रीजनिंग की किताब के दिन में 3 बार पैर छुआ करो। हाँ, नहीं तो नैया पार नहीं लग पाएगी भाई। हाँ, बाकी क्या अगर एक बार तो इसके 3 बार, 1/3 वेटेज है इसका। अब देख लो इसमें क्या बचा, तार्किक क्षमता। आप कहेंगे सर रीजनिंग तो एक ही है, इसमें 4 प्रकार की रीजनिंग तो 4 प्रकार की दी गई है भाई, क्या कर सकते। फिर से देखो आ गया एनालॉजीज, है ना भाई, फिर से समानता, वही सारे चैप्टर्स हैं घूम फिर के। सिमिलरिटी, समानता, देखो डिफरेंसेस, भिन्नता, और चाटना है, खाली स्थान भरना है। ठीक है भाई, समस्या को सुलझाना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णय, डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल निर्णायक क्षमता, आप डिसीजन कैसे लेते हैं, निर्णय कैसे लेते हैं, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, रिलेशनशिप, संबंध, अवधारणा, पूर्व अवधारणा वाले कॉन्सेप्ट पर, अंक गणती, तर्क, अर्थमेटिकल रीजनिंग जो हो जाएगा, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, शब्द और आकृति का वर्गीकरण। अब यहाँ से नॉन वर्बल पार्ट भी थोड़ा शामिल होगा इसमें, अंक गणती श्रृंखला, संख्या श्रृंखला। ठीक है भाई। हाँ, तो आगे कह रहा है कि प्रतीकों, विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों के से सामंजस्य की क्षमता। इस तरीके से ये आपके रीजनिंग का जो सिलेबस है, ये आई होप रीजनिंग का सिलेबस यहाँ से हाँ ख़त्म हुआ है। ये रीजनिंग का सिलेबस इस तरीके से ख़त्म हुआ है। तो अब आपने देखा कि इतना जो ये विशाल सिलेबस है, अगर आप ये इधर आइए सर, अगर आपने ये बिना रणनीति के अगर सिलेबस आपने इसको नहीं कवर किया तो आप सिलेबस कवर कर ही नहीं पाओगे, अगर आपकी रणनीति सही नहीं होगी। तो
तो आपको रणनीति तो बिल्कुल सही बनानी पड़ेगी, क्योंकि कम समय है, सिलेबस आपका ज़्यादा है। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन इन सब काम को करते हुए एक काम आपको ये करना है कि आपको पैनिक नहीं होना है, आपको भावुक नहीं होना है, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जो भी काम करना है ईमानदारी के साथ करना है, मेहनत के साथ करना है, ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं पकड़ने हैं, भटकना नहीं है ज़्यादा इधर उधर, क्योंकि भटकने के लिए समय नहीं बचा है। हाँ, एक समय होता है जब आप भटक भी जाते हो तो पटरी पर आने के लिए समय मिल जाता है, लेकिन यहाँ भटके कि आप जीवन से भी भटके, क्योंकि ये भर्ती आपके जीवन में अब दोबारा आपको नहीं मिलने वाली है। जैसा अगर प्रीवियस इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो आपको भटकना नहीं है, आपको एक सिस्टमेटिक वे में टीचर्स पर भरोसा करके काम करना है। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको ऑफलाइन पर भरोसा करना होगा, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको ऑनलाइन पर भरोसा करना होगा, और एक टीचर पर भरोसा करके बस जुड़ जाओ उसके साथ और लग जाओ, और ये देखो कि आप उसके साथ जो काम कर रहे हो उसमें आपको बिल्कुल निश्चित सफलता मिलेगी। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर ये सफलता मिलेगी उसके साथ कि नहीं मिलेगी, हमें उस पर विश्वास कैसे होगा, हम विश्वास कैसे करें? तो भाई विश्वास करने के लिए एक रामबाण है आपके पास। क्या सर रामबाण है? उसका नाम है प्रैक्टिस सेट। क्या रामबाण है सर? फिर से बोलिए, प्रैक्टिस सेट। सर प्रैक्टिस सेट कैसे काम करेगा? भाई प्रैक्टिस सेट आपके लिए बिल्कुल उस तरीके से काम करता है जैसे एक ईश्वरीय शक्ति आपके लिए काम करती है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आपको ये इस बात का एहसास दिलाएगा कि आप जिस टीचर से, जिस बुक से पढ़ रहे हैं वो आपके लिए उपयोगी है या नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने 4 दिन जीएस में कोई टॉपिक पढ़ा और 4 दिन रीजनिंग में कोई टॉपिक पढ़ा, 4 दिन मैथ में कोई टॉपिक पढ़ा और फिर आपने मॉक टेस्ट दिया, तो मॉक टेस्ट में अगर आपका वो टॉपिक से सवाल आता है तो आपका बनता है कि नहीं बनता है, और अगर आपका बनता है तो आप ये कहेंगे 100% जिस टीचर से हम पढ़ रहे हैं वो भरोसे लायक है। ठीक है भाई, तो परीक्षण 4 दिन में ही हो जाता है। और अगर वो नहीं बन पा रहा है तो उसमें भी ये जरूरी नहीं कि टीचर की ही गलती हो। क्यों नहीं बन पा रहा उसका कारण समझो, कि टीचर ने आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। अगर उसने पढ़ाया तो आपको क्यों नहीं आया? अगर आपने उस समय पढ़ाया तो समझा नहीं, या आपको समझा नहीं पाया वो टीचर, तो उन सारी चीज़ों का मूल्यांकन करके तब आप चीज़ों को कवर अगर करते चलेंगे तो आप चीज़ों को 100% कवर कर पाएंगे, और ऐसे ही आप अपनी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आज फिर हम लोग इतना ही रखेंगे, और ओके, थैंक यू।